नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का या जो एक सेक्शन है 74 या 75 उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, जिसको चीफ कमिश्नर कहा जाता है। हमारे लिए एक चीफ कमिश्नर नियुक्त होते हैं सेंट्रल में और स्टेट में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके आगे भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है हमारा, उसके रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। तो ये पार्ट 1 है, उसके बाद आएगा तो पार्ट 2 आएगा। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इनके ही बात करेंगे, सेक्शन 74 से 83 तक। ये चीफ कमिश्नर कौन होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, और वो हमारे लिए एक देवता समान होते हैं चीफ कमिश्नर मेरे हिसाब से। आपको भी मैं समझाऊंगा कि वो क्या क्या काम करते हैं, उनका क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती है और वो किन किन प्रकार से हमें मददरूप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और मैंने जैसे कहा पार्ट 1 पार्ट 2, तो धीरे धीरे इसके रिलेटेड मुझे जैसे जैसे पता चलता जाएगा वैसे वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 आता जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने कहा था कि आपके पास अगर डिसेबल पर्सन हो, तो आपके पास कार और बाइक हो, तो मुझे इससे रिलेटेड आपकी एक हेल्प चाहिए। तो वो आप मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ थंबनेल, वो वाला वीडियो आप देखना। इसके चैनल पर जाना और फर्स्ट वाला वीडियो ही वो इसके बाद का वीडियो होगा। तो वहां पर आप जाना। आपके पास अगर कार या बाइक है तो मुझे आपके पास से एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली चैप्टर 12 में है चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो उसमें स्टार्टिंग में 74 से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें इसमें मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से समझा दूंगा किस प्रकार से ये सब होता है और ये क्या सब होता है। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ दोनों डाउनलोड किए हैं। तो सबसे पहले है चीफ कमिश्नर, अपॉइंट ऑफ चीफ कमिश्नर। और मेरी थोड़ी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप समझ लेना, बाकी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा हिंदी में। थोड़ी मेरी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ये हिंदी वाला भी किया था ताकि कोई गलती ना रह जाए, और गलती रह जाए तो आप सुधार देना नीचे कमेंट में। अपॉइंट ऑफ द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर, इसमें पहला वाला लिखा हुआ है कि एक चीफ कमिश्नर होंगे और उसके चीफ कमिश्नर की पोस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे एक रिलेटेड नोटिफिकेशन एक रखेगी कि चीफ कमिश्नर के लिए अपॉइंट करने के लिए एक आईएएस या ऑफिसर चाहिए। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनसे नोटिफिकेशन के द्वारा उनकी नियुक्ति होगी, और वही नियुक्त हो पाएंगे जिसके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है और उन्होंने रिहेबिलिटेशन के बारे में जानकारी हो, ऐसा कुछ इसमें कह रहे हैं। और चीफ कमिश्नर के नीचे 2 कमिश्नर होंगे, उसमें भी एक कमिश्नर जो है वो दिव्यांग होगा, एक कमिश्नर जो है उसके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। जैसे कि अगर आप मान के चले कि कोई समाज कल्याण ऑफिसर है जो वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनको शायद ऐसा कहे कि आप कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि समाज कल्याण ऑफिस में जो भी काम करते हैं वहाँ के ऑफिसर्स, तो उनको इन्फॉर्मेशन होती है दिव्यांगों के लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी, क्या अच्छा रहेगा। तो इसके तरह से एक होंगे चीफ कमिश्नर, उसके नीचे होंगे 2 कमिश्नर, और ये 2 कमिश्नर की भी पोस्ट है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। ये 2 कमिश्नर भी जो चीफ कमिश्नर के अंदर काम करेंगे। ऐसा कुछ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। मैंने आपको तीनों साथ में समझा दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। फोर्थ में ऐसा कहा गया है कि जो भी चीफ कमिश्नर होंगे वो सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी वगैरह दी जाएंगी। उनको जो भी ग्रेजुएटी होंगे, जो भी उनके फायदे हो, जो भी उनके भत्ते वो उनको मिल पाएंगे। ऐसा हमारे लिए कोई इतना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। 5वें नंबर पर है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द नेचर टू असिस्ट चीफ कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छे से अच्छा बेहतर स्टाफ दिया जाएगा चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है और जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही है वो ठीक से उसको लागू कर पाए सभी जगह पर। इसके लिए उनको क्वालिफाइड स्टाफ और ऑफिसर दिए जाएंगे, मतलब चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, फिर होते हैं ऑफिसर, जिसे हम सचिव भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सचिव जैसा लिखा नहीं है तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उनको अच्छे से अच्छा स्टाफ दिया जाएगा। और जो चीफ कमिश्नर को लगा कि हाँ इसके पास डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उनको वो कर्मचारी स्टाफ के तौर पर रख पाएंगे। ये 5वें नंबर पर लिखा हुआ है। 6 नंबर पर है द ऑफिसर्स। तो जो भी स्टाफ है वो चीफ कमिश्नर के अंडर, जनरल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनके अंडर काम करेंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन ये हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं इतना, ये तो उनके बारे में बताया है कि उनको कैसे नियुक्त करेंगे, क्या उनके काम होंगे,
कौन कौन उनको सैलरी वगैरह देगा, ये सब है उसमें। 8 नंबर पर है जो चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए एक कमेटी बनाएंगी और कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा 11 मेंबर होंगे। कुल मिलाकर 11 मेंबर का एक स्टाफ होगा चीफ कमिश्नर के अंडर में, जो इस आरपीडब्ल्यू एक्ट का और चल रही स्कीमों के वगैरह में ठीक से लागू करने में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करेगा, ऐसा कुछ इसमें है। 74 में तो थोड़ा बहुत मैं ऊपर ऊपर से समझा दूँ आपको अगर ना आया तो। एक चीफ कमिश्नर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अंडर 2 कमिश्नर होंगे चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए। चीफ कमिश्नर के अंडर थोड़े बहुत ऑफिसर्स होंगे और उसके अंदर में जो है 11 लोगों का स्टाफ होगा। टोटल मिलाकर 11 लोग जितना हो पाएगा उतना, 11 से ज़्यादा नहीं। तो ये सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैलरी, जो भी अलाउंस है, जो ग्रेजुएटी वगैरह इसमें लिखा हुआ है, जो कुछ भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और ये सभी लोग जो है वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छे से अच्छा अनुभव रखने वाले हो तो ही उनको असिस्ट किया जाएगा। और कमिश्नर में भी ऐसा कहा है कि एक डिसेबल पर्सन कमिश्नर होगा, तो शायद मुझे भी कमिश्नर के तौर पर रख ले। तो ये कुछ 74 में था। उसके बाद है 75 फंक्शन ऑफ द चीफ कमिश्नर, मतलब चीफ कमिश्नर के कार्य क्या होंगे। तो उनको ये ए में है आइडेंटिफाई सुओ मोटो अदरवाइज टू प्रोवाइज। जो चीफ कमिश्नर है वो इसके रिलेटेड इस एक्ट में जो भी कार्य उनको दिए गए हैं उनको ठीक से लागू करेंगे। और कहीं पर उनको ऐसा लगा कि ये ठीक से लागू नहीं हो रहा है तो वो उस जो भी जहाँ पे लागू नहीं हो रहा है वहाँ के जो भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे उसको उसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। फिर बी में है इंक्वायरी सुओ मोटो ऑथराइज्ड डिप्रीविया ऑफ राइट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड सेफ गार्ड अवेलेबल टू देम रिस्पेक्ट मैटर। बी में ऐसा कहा गया है कि इस एक्ट में जो भी चीज़ें हैं वो ठीक से लागू करेंगे और अगर कहीं पर ये चीज़ ठीक से लागू नहीं हो पाती है तो उसके बारे में उस जो भी ऑफिसर्स वगैरह उनके बारे में उस पर वो बात करेंगे उससे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो जो भी उनको अच्छा लगे उसको एक जो भी उनको ऐसा लगे कि इसमें ये बाधा आ रही है तो उस बाधा को ठीक से उस बाधा को मतलब क्या कहते हैं कि उसको उसके निवारण के लिए अच्छे फैसले लेंगे और जो भी ऑफिसर्स है उनको असिस्ट करेंगे कि इसको इस तरह से कर दो तो ये अच्छे से लागू होगा, ऐसा कुछ है इसमें। लोकल हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी इस अधिक मतलब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ऐसा कहा गया है कि उनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो अगर उनको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो इसके बारे में उस जो भी ऑफिसर से जहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिल रही है उनको असिस्ट करेंगे कि आपको इस तरह से इसको कर दो तो ये ठीक से लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें है। सी में भी कुछ इसी तरह से है कि वो इस तरह से देखेंगे और जो भी सुरक्षा उपाय है उनका अवलोकन करते रहेंगे। फिर डी है रिव्यू द फैक्टर्स दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर इस एक्ट को लागू करने में कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको वो देखेंगे और इसको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है उसका बारे में हम अवलोकन करेंगे, इस तरह से कहा गया है इसमें। थोड़ा मेरे लिए भी ये चीजें टफ है। ई है स्टडी ट्रेटिस एंड अदर इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल स्कीम्स वगैरह रिलेटेड जो भी होंगे, मतलब गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्कीम के भी जो भी स्कीम है उनको अवलोकन करेंगे उसको, और वो चीज़ें कैसे लागू हो उसके बारे में भी वो देखेंगे कि ये इंटरनेशनली ये अच्छा है तो इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसमें। फिर एच मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिविजनल ऑफ दिस एक्ट एंड स्कीम प्रोग्राम मेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिर एच जो है उसमें उनको कहा गया है कि आप मॉनिटर करेंगे इस आईपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें कहा गया है कि इस प्रोग्राम को यहाँ पर इस तरह से लागू करना है, ये स्कीम गवर्नमेंट ने डिसेबल पर्सन के लिए दी हुई है तो इसको ठीक से लागू करना है आपको और उसका मॉनिटरिंग करना है, ऐसा कुछ एच में है। और आई में भी इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि इसको आपको इस तरह से लागू करना है। मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिफंड्स एंड, मतलब जो भी डिसेबल पर्सन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है तो उसका स्टेट गवर्नमेंट और अदर एनजीओ से अदर जो भी दिव्यांगों के लिए काम करते हैं उनको जो फंड दिया जाता है तो उनका फंड जो है वो उपयोग में ठीक से आया है कि नहीं आया है, वो सब कुछ देखभाल करने का काम चीफ कमिश्नर करेंगे। इसमें मोटा मोटा यही है कि इस एक्ट को ठीक से लागू करना है और इसमें जो भी बाधाएं आ रही है इस एक्ट को लागू करने में उनको ये अथॉरिटी दी हुई है चीफ कमिश्नर को कि आप इसको ठीक से लागू करो। मतलब एक आप भी लास्ट में ले लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक
परफॉर्म सच अदर फंक्शन, तो मतलब गवर्नमेंट ने जो भी काम दिया है वो ठीक से वो लागू करेंगे हर जगह। इसमें फंक्शन में क्या हुआ है कि आज मान लीजिए ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसको चीफ कमिश्नर है जो ठीक से लागू करेंगे, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी स्कीम चल रही है, जो भी इंटरनेशनल स्कीम चल रही है उसका अवलोकन करेंगे, और उसमें जो भी बाधाएं आ रही है उस बाधाओं को वो कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी उस उसको वो लागू करेंगे कि इस तरह से इसको कर दो, कोई अच्छे तरह से हो जाएगा। मतलब देखिए आज मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि इसमें कहा गया है कि डिसेबल पर्सन के लिए आरपीडब्ल्यू एक्ट में ऐसा कहा गया है कि डिसेबल पर्सन को एक रैंप की सुविधा होनी चाहिए, उनको बिल्डिंग में अपने काम के लिए जाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहां पर, तो अगर उनको एक सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत समझना, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर वहां पर जाने के लिए रैंप नहीं है तो वो चीफ कमिश्नर जो भी है वो उसका अवलोकन करेंगे कि हर फैसिलिटी हर बिल्डिंग्स वगैरह में ठीक से ये सब डिसेबल पर्सन के लिए जो भी वातानुकूल, उनके वातानुकूल जो भी प्रोग्राम वगैरह, ये जो मैंने रैंप कहा वो सब कुछ है कि नहीं है उसका अवलोकन करेंगे। अगर नहीं है उस बिल्डिंग में रैंप वगैरह तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स है उनको कहेंगे कि ये क्यों नहीं है, ठीक करो इसको। तो ऐसा कुछ इनका काम है। और जैसे मैंने कहा कि उन ऑफिसर को कहेंगे कि ये इसको ठीक करो कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, और वो चीफ कमिश्नर डायरेक्ट उनको कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी इस एक्ट को लागू होने में इस तरह से काफ़ी, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, लेकिन वो इनको जो है वो चीफ कमिश्नर को ये सब काम करने के इस एक्ट को ठीक से लागू करे, और उनको गवर्नमेंट ने काफ़ी सत्ता भी दी हुई है कि अगर इस एक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनका रिव्यू करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, और वो जो भी सुधार करें, सुधार कार्य का ही है वो जो सेफ गार्ड का कहा, जो भी सुधार है वो सुधार का कार्य करेंगे और इसको ठीक से लागू करेंगे, ऐसा कुछ इसमें कहा हुआ है मोटा मोटा। फिर एक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, हिंदी में करें तो उसमें हिंदी में मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई। तो इसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर चीफ कमिश्नर को कहीं ऐसा लगता है कि ये जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ के जो ऑफिसर है उनको कहेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर लागू होने में, और जो वहाँ के ऑफिसर है उनको 3 महीने के अंदर अंदर चीफ कमिश्नर को जो है वो एक जवाब देना होगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी उसके उपाय है वो करेंगे। और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उनको 3 महीने के अंदर अंदर एक जो भी ऑफिसर है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है उनको एक इंफॉर्मेशन देनी होगी चीफ कमिश्नर को 3 महीने के अंदर अंदर, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। और चीफ कमिश्नर जैसे मैंने कहा कि एक बिल्डिंग में रैंप की फैसिलिटीज नहीं है तो वो रैंप क्यों नहीं लगा है वहाँ पर, उसका आंसर जो है वो चीफ कमिश्नर को 3 महीने के अंदर अंदर उस बिल्डिंग के मेन ऑफिसर को देना होगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है इसलिए रैंप नहीं बन पा रहा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब उनको एक सत्ता दी गई है चीफ कमिश्नर को कि नहीं है तो क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा समझे आप कि वो कह सके कि ऐसा है नहीं है कि नहीं है तो नहीं है चलेगा, ऐसा नहीं है। 3 महीने के अंदर आपको उसका निपटारा करना होगा और जरूरी जो भी कदम है वो उठाने होंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप लिख के दो चीफ कमिश्नर को कि क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो आपको लागू करो वहाँ पे ठीक से, ऐसा भी चीफ कमिश्नर कह सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। उनको इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा गया है कि इक्वालिटी का एक सोप्स इसमें है कि उनको भी समान तक मिलनी चाहिए, इक्वालिटी का है। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा पार्ट 1 पार्ट 2, तो धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। आपको जुड़ना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, एकदम लोकल हिंदी है एकदम लोकल हिंदी है हमारी। 76 हमने देख लिया, उसके बाद ये 77 में पावर ऑफ द चीफ कमिश्नर, ये सबसे अच्छा है पावर ऑफ द चीफ कमिश्नर। उसमें 77 में है द चीफ कमिश्नर सोल्ड फॉर द सेम पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट आर, चीफ कमिश्नर होंगे जो 77 में उनको ऐसा कहा गया है कि उनको एक पावर दी जाएगी सिविल कोर्ट की, इस एक्ट का निर्वहन करने के लिए उनको थोड़ी बहुत सिविल कोर्ट जो होती है उसके पावर दी जाएगी। उसमें भी सेक्शन उसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ है, उसमें उनको इस तरह से पावर दी जाएगी कि कोई भी डिसेबल पर्सन को अगर प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी, तो अगर वो चीफ कमिश्नर को कहे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीफ कमिश्नर जो है वो उस
के न्याय के लिए उचित कदम उठाएंगे। इसके लिए उनको जो है वो एक छोटी सी सिविल कोड के जैसा उनको सत्ता दी गई है, ताकि उन जो डिसेबल पर्सन है उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके और चीफ कमिश्नर उनको सीधे असिस्ट कर सके कि इसको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसके रिलेटेड, तो इसमें क्या क्या करना चाहिए उनको। तो इससे में आप ऐसा समझ के चलिए कि जो चीफ कमिश्नर की ऑफिस होती है वो एक छोटी सी सिविल कोर्ट जैसा बन जाता है। जो भी मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटारे के लिए उनको ये सब सत्ता दी गई है, कि उसमें उनको सत्ता दी गई है कि किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर करना। मतलब जैसे मैंने कहा, आपको रैंप का एग्जाम्पल दिया, तो रैंप में काफ़ी टाइम से वो नहीं कर रहे, तो वो जो भी मुझे यही प्रॉब्लम आती है तो मैं चीफ कमिश्नर को जाके कहूँ कि सर मुझे यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है और मैंने इससे पहले भी फरियाद वगैरह की है, तो क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उसको जो है उसके अधिकारी जो भी ऑफिसर्स है उस बिल्डिंग के, उसको समन करेंगे और उसको हाजिर करेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, लेकिन ये 77 जो है वो काफ़ी बहुत बड़ी और अच्छी वाली कह सकते हैं कि हम पावर है ये। इसको ऐसे ही सिर्फ रैंप के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि रैंप नहीं है तो आप इस तरह से करें, ये ठीक नहीं है। कोई भी बड़े कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर ही ये सब करना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। इन्हीं दस्तावेजों का प्रष्टीकरण और पेश किए जाने की उपेक्षा करना। जो भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि रैंप क्यों नहीं बन रहा है और रैंप बनाने के गवर्नमेंट ने आदेश दिए हुए, ऐसा कुछ उनका जो भी प्रावधान है उनको वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये होना चाहिए, गवर्नमेंट ने उनको ये फैसिलिटीज दी हुई है तो आप क्यों ना कर रहे। तो ऐसा कह रहे हैं, रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड एंड कॉपी देयरफॉर फ्रॉम एनी ऑफिस। जो भी है वो कोई भी न्यायालय से और कोई भी ऑफिस से वहाँ से जो भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह है, मैंने जैसे कहा रैंप का एग्जांपल, कि वो वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो वो मंगा सकते हैं अपने ऑफिस पर, कोई भी ऑफिस से और कोई भी कोर्ट से मंगवा सकते हैं, अपने ऑफिस नहीं मंगवा सकते हैं। कोई भी शपथ पत्र होंगे जो वो वहाँ पे वो मंगवा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें उनको सत्ता दी गई है। एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द चीफ कमिश्नर विल बी अ judicial proceeding within the meaning of section 193 to 28। चीफ कमिश्नर जो भी कार्य करेंगे वहाँ पे जो भी फरियादें आएंगी, जो भी उसको न्याय दिलाने के होगा, जो भी उसकी कार्रवाई होगी वो सिविल कोड की धारा 193 और 228 के इंडियन पिनल कोड के अंदर की जाएगी। सेकंड पे जो भी कार्यवाही होगी सिविल कोर्ट चीफ कमिश्नर के द्वारा एक जो पर्टिकुलर मामले पर कि इसको इससे ठीक करो, अगर कोई दिव्यांग वहाँ पे कंप्लेन करे तो मैंने जैसे रैंप का समझाया, तो जो भी प्रोसीजर होगी वो 1860 की धारा है 193 और 228 के अंडर होगी। मतलब आप अभी इतना समझो कि एक सिविल कोर्ट का दर्जा दिया जाएगा चीफ कमिश्नर के द्वारा। अगर कोई फरियाद आती है उनको, तो उनको ऐसा कुछ दर्जा दिया जाएगा सिविल कोर्ट का, ताकि वो अपना निर्वहन अपना जो है काम वो ठीक से कर सके न्यायपालिका के जैसा। फिर है 78 एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय चीफ कमिश्नर। इसमें 1 2 3 3 दिए हुए हैं। इसमें ऐसा है, द चीफ कमिश्नर शुल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मे एट एनी टाइम सबमिट स्पेशल रिपोर्ट ऑन एनी मैटर्स विच इन हिज ओपिनियन। जो चीफ कमिश्नर है वो एक सालाना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि डिसेबल पर्सन के लिए इस जगह पर ये सब अच्छा काम किया, और अगर जैसा मान लीजिए उनको ये सत्ताएं दी गई है कि वो इसको ठीक से लागू करेंगे, अगर उनको ऐसा कुछ लगा, अगर मान लीजिए कि किसी जगह पर एक स्पेशल रिपोर्ट मतलब जो एक स्पेशल चीज़ नहीं आई हो डिसेबल पर्सन के लिए, तो उनको भी अगर लागू करवाना है चीफ कमिश्नर को, तो वो उनकी भी एक अलग से रिपोर्ट बनाएंगे एनुअल रिपोर्ट, जैसे कि इसको ये चीज़ नहीं है, ये स्पेशल चीज़ है डिसेबल पर्सन के लिए, तो ये वहाँ पर लागू करो उनके लिए। तो उसकी भी एक अच्छे से रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वो रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुल केसेस एंड द एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट द चीफ कमिश्नर। उसमें जो है सेकंड नंबर पे उसमें ऐसा कहा गया है कि एनुअल रिपोर्ट और जो स्पेशल रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस में
बताया जाएगा कि चीफ कमिश्नर ने डिसेबल पर्सन के लिए ये सब काम किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आज तक ऑफिशियली कोई रिपोर्ट दी हुई हो, शायद मैंने नहीं देखा हो, ताकि पूरे भारत वर्ष को पता चल सके कि डिसेबल पर्सन के लिए ये सब काम किया जा रहा है। और अगर आपके ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें स्टेट जो भी हमारे चीफ कमिश्नर है उन तक हमारी फरियाद कैसे पहुंचाए, तो देखिए मैंने जो वेबसाइट देखी थी उस पर मैं आपको ले जाकर समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और वहाँ पे पूरी प्रोसीजर तो नहीं बताई, लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इस तरह से ये सब करना है। और आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं इन फ्यूचर। और ये जो 79 है स्टेट कमिश्नर का, फंक्शन ऑफ स्टेट कमिश्नर, ये सब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो इसकी आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।